प्यारे बच्चों, मैं रेखा मालगुड़ी आपको व्याकरण का दूसरा पाठ वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम यह जान लेना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। तो बच्चों, वर्ण क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरी बात क्या है वर्ण के लिए? कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, भाषा की सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाता है। ठीक है? चिन्ह क्या है बच्चों? या ध्वनियां क्या है? ये रही ध्वनियां। ठीक है ना? जो भी हम शब्द बोलते हैं उसमें ध्वनि निकलती है। जैसे एक ये सेंटेंस है, गीता नाच रही है। अब आप देखेंगे गीता शब्द है गीता, तो गीता बोलने में हमें क्या ध्वनि निकल रही है? ग ई त आ। ठीक है? नाच में क्या निकल रही है? न प्लस आ प्लस च प्लस अ। इन सब ध्वनियों से मिलकर के नाच हो रहा है। ऐसे ही रही, र प्लस अ प्लस ह प्लस ई, और है में भी ह प्लस ए। तो ये क्या है? ये ध्वनियां हैं, और इन ध्वनियों के जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसी को हम बच्चों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जैसे आपके बच्चों इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी, उसी तरह से हिंदी में भी क्या होता है? अ आ इ ई, अ आ इ ई उ ऊ, इसी तरह क ख ग घ छ छ ज ज। इन सबको मिलकर के हिंदी अल्फाबेट को मिलकर के हिंदी की वर्णमाला बनती है। तो बच्चों आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं बच्चों। अब हम ये पढ़ेंगे। वर्ण के क्या है? स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलकर के वर्ण बना है। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्वर क्या है। ठीक है? स्वर क्या है बच्चों? स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कोई साउंड नहीं निकलता, या जिसको हम बिना रुकावट के बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और जो स्वर है, स्वर की मात्रा कितनी है बच्चों? 11 है। और कौन कौन से हैं स्वर? अ आ इ ई री उ ऊ ए आई ओ औ। ये क्या है बच्चों? 11 हमारे स्वर है। और जो अंग और अ है वो स्वर के उसमें नहीं आते हैं, ये कहलाते हैं अयोग्य वहा। ठीक है? अब हम देखेंगे कि स्वर के कितने प्रकार हैं। ठीक है? स्वर के कितने प्रकार हैं बच्चों? 3 प्रकार हैं, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। ठीक है ना? तो ऋस्व स्वर क्या है? कि ये ऋस्व स्वर क्या है? कि इसको बोलने में हमें सबसे कम समय लगता है, उसे हम ऋस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ री। आप ये अनुभव कर रहे होंगे बच्चों कि इनको बोलने में हमें बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है? दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ये है कि दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने में क्या है? दुगना समय लगता है। जैसे आ इ उ ए आई ओ औ। इनको बोलने में क्या लग रहा है हमें? पहले वाले से ज्यादा समय लग रहा है। तीसरा है प्रलुप्त स्वर। प्रलुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। जैसे ये ज्यादा नहीं है, जैसे हम कहते हैं ओम। ठीक है? आप देखते हो कितना ज्यादा समय लग रहा है। तो ऋस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ में दुगना और प्रलुप्त में तिगुना समय लगता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर में तो कोई साउंड नहीं लगता, और व्यंजन क्या करते हैं? हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी थी बच्चों? 11 थी। और व्यंजन की कितनी है? 33 होती है। ठीक है? तो पहले हम पढ़ेंगे अब कि व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थल व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श मीन्स क्या होता है? टच करना। बच्चों हम हिंदी के जो भी अल्फाबेट बोलते हैं उनमें हमारे गले से लेकर के और मुंह तक हमें कोई ना कोई जो है 4-5, मैं तुम्हें एक डायग्राम से बताती हूँ कि जैसे ये आपका सपोज बच्चों ये गला है, और गले से लेकर के आपका यहाँ मुंह तक 5 जगह हमारे वर्णों को बोलने में प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना? अब ये गला है, गला कहलाएगा हमारा कंठ।
ठीक है। तो क ख ग घ ण, ये जो है ये कंठ क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि इसमें गले से स्वर निकलता है। अब गले से थोड़ा ऊपर है तालु, ठीक है। तो गले से थोड़े ऊपर वाले में च छ ज झ ज्ञ, ये क्या है, ये कहलाता है तालु। और इससे थोड़ा ऊपर क्या कहलाता है, मूर्धा। मूर्धा में क्या आते हैं, ट ठ ड ढ ण, ठीक है। मूर्धा के बाद दंत, दंत मीन्स दांत। तो ये वाले वर्ड है, आप देखते हो त थ द ध न, आप इन वर्डों को जब आप बोलोगे तो दांतों का स्पर्श हो रहा है। चौथा हो गया। अब आपका है पांचवा है ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स होता है होंठ। इनको बोलते समय हमें प फ ब भ म, आप अपना घर में रह के प्रैक्टिस करके देखना कि इन वर्णों को बोलते समय हमारे किसमें असर पड़ रहा है, होंठ पे, इसीलिए ये जो है ओष्ठ। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या है, 25 है। और ये 25 ये क से लेकर के म तक, ठीक है ना। कि ये क्यों कहा गया है स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इन वर्णों को बोलते समय हमारे गले से लेकर के मुंह तक इसमें प्रेशर पड़ता है। हम जो बोलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये समझ में आगे बच्चे। कंठ मीन्स गला, गले से थोड़ा ऊपर तालु, तालु से थोड़ा ऊपर मूर्धा, फिर दंत माने दांत और ओष्ठ माने ओंठ, ठीक है। अब दूसरा है अंतःस्थल व्यंजन। अंतःस्थल व्यंजन किसे कहते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, ठीक है। इसमें स्पर्श होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, जो स्वर और व्यंजनों के बीच होता है उसे हम कहते हैं अंतःस्थल व्यंजन। ये कौन कौन से हैं, इसके बाद आप देखते हो प फ ब भ म, इसके बाद क्या आता है य र ल व, तो ये वही हैं। और अंतःस्थल व्यंजन क्या कहलाएगा, य र ल व, ठीक है। ये चार आपके जो है, ये चार है वो कहलाएंगे अंतःस्थल व्यंजन। बच्चों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स क्या होता है, गर्मी। जिन वर्णों को बोलते समय हमें गर्मी महसूस होती है, जैसे आप देखो श शलजम वाला है, सतकोण वाला श, स, ह, आप इनको बोल के प्रैक्टिस करना। इन वर्णों को बोलते समय क्या होती है, ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। अब दूसरा है अल्प प्राण। अल्प मीन्स होता है कम, जिनको बोलते समय में बहुत कम समय लगता है, जैसे क ग ण च छ य, ये कहलाता है अल्प प्राण। महाप्राण मीन्स जिनको बोलते समय बहुत ज्यादा समय लगता है, उसको हम कहते हैं महाप्राण। ख ग छ ज, ये कहलाएगा महाप्राण। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने जो व्यंजन दो उससे मिलकर के बनते हैं, जैसे वो क्या है, छ त्र ज्ञ श, ये क्या है, ये ऐसे वर्ण हैं जो कि संयुक्त रूप से बने हैं, ठीक है। और द्वित मीन्स दो, कच्चा पक्का, देखते हो आधा शब्द भी है पूरा शब्द भी है, वो कहलाता है द्वित व्यंजन। फिर है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मीन्स संयुक्त, जब कोई स्वर जो है स्वर सहित व्यंजन से मिलता है उसे हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। जैसे क्यारी, नम्रता, विद्यालय, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है बच्चों। अनुस्वार। अब हम जानेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर जाती है। इसका चिन्ह क्या है, शिरोमणि के ऊपर बिंदु, आपने देखा ये शिरोमणि रेखा है और उसके ऊपर बिंदी लगी है, के रूप में लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचम अक्षर, पंचम अक्षर मीन्स जैसे क ख ग घ है, उसका जो आखिरी अक्षर है वो पंच अक्षर कहलाता है। अब जैसे गंगा, चंचल, ठंडा, तंतु, संपूर्ण, इन सब में क्या है कि शिरोमणि रेखा के ऊपर जो बिंदी लगी है इसको हम क्या कहलाते हैं, अनुसार। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब क्या है बच्चों, अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है और इसका क्या है, इसमें जैसे आप देखते हो चंद्र बिंदु, एक शिरोमणि रेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे उदाहरण कैसे है, कांच, चांद, मांग, हंसी, गांव, भांति, ठीक है। विसर्ग किसे कहते हैं, ये आपने संस्कृत में अक्सर पढ़े होंगे। विसर्ग, जो दो बिंदियां लगी होती है बच्चे, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वतः, अतः, पुनः, प्रातः, अंतः, ठीक है, ये कहलाते हैं विसर्ग। फिर है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जैसे एक चंद्र बिंदु था, उसमें आधा वो करके बिंदी भी लगी थी, और आगत में क्या होता है, केवल एक चांद होता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, इन सब में क्या है, बिंदी नहीं लगी है, ये कहलाता है बच्चों आगत ध्वनि। तो बच्चों आया आपको समझ में यह चैप्टर।
वर्ण विचार।